आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम चैप्टर 53 और 54 एक साथ देखेंगे। हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देख रहे हैं और हमने 80% क्या 85% किताब को खत्म कर दिया है और अब बहुत जल्दी किताब खत्म हो जाएगी। तो दो चैप्टर हम देखेंगे, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या, दो तरीके की। एक स्टैट्यूटरी, मतलब जिनको एक्ट्स के दौरान एक्ट पास करके पार्लियामेंट बनाता है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन जिसको कैबिनेट बनाता है। तो ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। तो चैप्टर 53 देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो नाम देखिए, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो इंसानों के अधिकार हैं। अब आप बोलेंगे सर इंसानों के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन राइट्स का मतलब सिर्फ इंसानों के अधिकार तक ही सीमित नहीं है। ह्यूमन राइट्स इससे बहुत आगे बढ़ा है। मतलब जैसे आपको पता ही है कि हम सभी इंसान ही हैं, है ना, कोई जानवर तो है नहीं। वैसे मैन इज ऑल्सो एन एनिमल। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई क्रिमिनल की, ठीक है, किसी ने मर्डर किया, बहुत ही ब्रूटल मर्डर किया, हम उसको इंसान की कैटेगरी में रखते नहीं है। कहते हैं ना कि इंसानियत मर गई उसकी, बट उसके पास भी कुछ राइट्स हैं। उसके भी राइट्स का हनन ना हो, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन देखती है। आप समझ रहे हैं? हर किसी के राइट्स को, इनफैक्ट अगर कोई टेररिस्ट है, उसको जेल में बंद किया है, तो उसके भी राइट्स को देखा जाता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भी। यूएनएचआरसी है ना, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये पूरी दुनिया करती है। और हर देश में आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन मिलेगी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको हमारे संविधान में कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी आर्टिकल में नहीं है, बट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब इसको एक एक्ट पास करके बनाया गया है। 1993 में इसको बनाया था और 2006 में इसको अमेंड किया गया। समझ रहे हैं? अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पे बात करूंगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की। दोनों के प्रोविजन सेम है। जब मैं एनएचआरसी आपको समझा रहा हूं अभी, जब एनएचआरसी में समझाऊंगा वही आप कट कॉपी पेस्ट करिएगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जो अगला चैप्टर में इसी में ही समझा दूंगा। समझ रहे? छोटा सा 2 पेज का चैप्टर है वो। कट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। बस जहां पे प्रेसिडेंट है वहां पे गवर्नर आ जाएगा, जहां पे प्राइम मिनिस्टर है वहां पे चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। सिंपल। समझ गए? बहुत ही आसान है। आप सेंटर को समझ लीजिए, स्टेट को अपने आप समझ जाएंगे। बस नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि स्टेट का हेड चीफ मिनिस्टर होता है और गवर्नर होता है। समझ गए? तो अगर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो ये क्या करता है? ये ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लिबर्टी इक्वालिटी मेंटेन्ड है कि नहीं। अगर कोई ऐसा केस आया है जो किसी के ह्यूमन राइट से डील करता है, जैसे बॉन्डेड लेबर, जैसे मैनुअल स्कैवेंजर जो होते हैं ना, जिनको हम सफाई कर्मचारी कहते हैं। आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। आज भी आप देखेंगे कि जो नाला है, ठीक है, जो टॉयलेट्स है, जो ड्राई टॉयलेट्स होती हैं, उनको जो ह्यूमंस है, जो इंसान है, अपने हाथों से साफ करते हैं, जिनको हम मैनुअल स्कैवेंजर्स कहते हैं, सफाई कर्मचारी। उनके राइट्स को भी देखती है। जेलों में विजिट करती है ह्यूमन राइट्स कमीशन कि जेलों में कंडीशन ठीक है कि नहीं, किसी कैदी को बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब देखती है ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होती है? कॉम्पोजिशन एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है। समझ रहे हैं? मतलब इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन और बाकी 4 मेंबर्स। अब देखिए, जो चेयरमैन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद एक रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और उसके बाद 2 ऐसे लोग जिनको ह्यूमन राइट्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब पहले से ही ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर चुके हैं। समझ गए? तो सबसे पहले कौन यहां पे? चीफ जस्टिस, उसके बाद एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और बाकी 2 लोग कौन? जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स की। तो 5 हो गए। समझ गए? 5 मेंबर्स, एक चेयरमैन, बाकी 4 मेंबर्स। उसके बाद दोस्तों, अगर हम फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो कमीशन के पास 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, जो कि एससी की जो नेशनल कमीशन होती है वहां से रिलेट करते हैं। माइनॉरिटीज की जो कमीशन है वहां से आते हैं। एसटीज की जो कमीशन है, वुमेन्स की कमीशन है, वहां से आते हैं। समझ रहे हैं? ये जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है। और ये प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है? एक 6 मेंबर की कमिटी बैठती है, वो प्रेसिडेंट को बताती है ये मेंबर्स, ये मेंबर्स जो है वो फुल टाइम मेंबर्स बनेंगे। 5 साल का टेन्योर होता है या फिर 70 साल की एज।
जो भी पहले आ जाए। अगर हम बात करते हैं टेन्योर, चेयरमैन और मेंबर्स की टेन्योर कितनी होती है, कितने साल तक वो रहते हैं, 5 साल या फिर 70 साल, जो पहले आ जाए। उसके बाद राष्ट्रपति ही रिमूव करता है चेयरमैन को। ठीक है, कब रिमूव करता है? अगर मान लीजिए चेयरमैन या फिर जो मेंबर्स हैं एनएचआरसी को छोड़ के कहीं और जॉब कर रहे हैं, कोई और सरकारी पद है उनके पास, तब हटा देगा प्रेसिडेंट। अगर अनसाउंड माइंड है, स्टेबल माइंड नहीं है, तब हटा देगा। अगर सजा हुई है, मतलब वो ऑलरेडी सेंटेंस्ड है, ठीक है, तब हटा दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं प्रेसिडेंट हटा सकता है मेंबर्स को। फंक्शन इंपॉर्टेंट, फंक्शन क्या होते हैं वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, उसकी इंक्वायरी। जेलों में जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मेरे हिसाब से यही है कि जेल्स में जाते हैं, है ना, लिविंग कंडीशंस देखते हैं कि जेल्स की ठीक है कि नहीं, और उसके बाद रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड शब्द थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको हर जगह रिकमेंड मिलेगा। ठीक है, टेररिज्म का भी जो अपराधी, जो टेररिस्ट है, उसको भी देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स, उसके पास भी कुछ राइट्स हैं, वो राइट्स एक टेररिस्ट को मिल रहे हैं कि नहीं, और फिर रिकमेंडेशन भी देती है। ये बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है, अभी हम इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद लोगों को अवेयर करती है ह्यूमन राइट्स के बारे में, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। बाकायदा इन ह्यूमन राइट्स का एनजीओ से कोलैबोरेशन होता है। एनजीओ जो है, बहुत सारी ऐसी एनजीओ ह्यूमन राइट्स के ही क्षेत्र में काम करती हैं, आप देखेंगे। ठीक है भाई, ह्यूमन राइट्स के पास डेटा कहां से आता है? ये एनजीओ के द्वारा फील्ड वर्क करते हैं ये एनजीओ, और पूरा डेटा जो है वो ह्यूमन राइट्स को मिलता है, और उसके बाद फिर इंक्वायरी बैठती है। वैसे कोई भी इंसान जो है जिसके राइट्स वॉयलेट हो रहे हो, वो जा सकता है ह्यूमन राइट्स में, अपील कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लेबर, जैसे कोई लेबर है ना, अब उसको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उसका जो एम्प्लॉयर उसको भर भर के मार रहा है, गालियां दे रहा है, तो वो भी जा सकता है ह्यूमन राइट्स में, और उस एम्प्लॉयर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है किसी औरत का, वो भी ह्यूमन राइट्स में जा सकती है, बिल्कुल। कोई बच्चा है, चाइल्ड लेबर, वो भी जा सकता है। अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ह्यूमन राइट्स में जाओ। और ये लोग बड़े ताकतवर होते हैं एक तरीके से। ठीक है, बैंड बजा देते हैं, आपने देखा होगा अक्सर पुलिस वाले बोलते नहीं, जब पुलिस कस्टडी मिलती है, अरे इतना मत मारो, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए तो बैंड बजा देंगे हमारी। ठीक है, बट इसमें एक दिक्कत ये है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ये देख रहे हैं ना, रिकमेंड रिकमेंड रिकमेंड, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ रिकमेंड करती है। ठीक है, पावर है इसको, ऐसी बात नहीं है, इसके पास पावर है। जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, वो इस कमीशन के पास पावर है। जुडिशियल कैरेक्टर है इसका, इसके अपने इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है, इंडिपेंडेंट है ये, सरकार का इतना हस्तक्षेप नहीं रहता। इनका अपना स्टाफ होता है, अपने रूल्स होते हैं, अपने हिसाब से रूल्स फ्रेम करते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है ना, उसके हिसाब से चलते हैं। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, लेकिन पूरे मतलब और भी इंडिया में बहुत सारी जगह है, वहां पे भी इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे, मतलब ऑफिसेज मिलेंगे। मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन ये सिर्फ रिकमेंड करती है। समझ रहे हैं? जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, ये कमीशन जब इंक्वायरी कंप्लीट करती है, तो ये सिर्फ रिकमेंड करती है सरकार को कि अगर मान लीजिए कोई विक्टिम है, उसके उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, उसको मारा गया, उसको पीटा गया है, ठीक है, तो वो बोलेगी, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलेगी कि उसको कॉम्पनसेशन दो, पैसा दो उसको, जो भी डैमेज हुआ है विक्टिम का उसको कॉम्पनसेट करो। अब वो सरकार के ऊपर है, वो करे चाहे ना करे। ठीक है, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा ब्रूटल क्राइम हुआ है, तो जिस इंसान ने क्राइम किया है उसके खिलाफ मुकदमा चलाओ, अगेन सरकार के ऊपर है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाओ, सरकार के ऊपर। ठीक है, अगेन ये रिकमेंड करेगा जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है कि विक्टिम को तुरंत रिलीफ दो। और हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकता है, बट अगेन ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है ये। अब हम बात करते हैं 2006 में जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसने 1993 में, 1993 का जो ह्यूमन राइट्स एक्ट था उसको थोड़ा बदल के रखा। बदला क्या, अमेंडमेंट क्या हुआ 2006 में, ये अमेंडमेंट्स याद रखा करिए। अमेंडमेंट्स हुआ कि अब जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मतलब जो राज्यों में ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है, 5 में से अब खाली 3 मेंबर्स होंगे सबसे पहले। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग, जो इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी है उसको स्ट्रेंथन करो। साथ ही साथ यहां पे पहले क्या होता था कि जब एनएचआरसी इनके मेंबर्स जाते थे जेल्स में, तो आपको सरकार से परमिशन लेनी होती थी। तो जो राज्य सरकारें होती थी, क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है आपको पता ही है, तो जो राज्य सरकारें होती थी, जैसे एनएचआरसी जा रही है किसी जेल में, राज्य सरकार को पता चल गया तो जेल को सब सही कर देती थी।
पूरा प्रॉपर इंतजाम बढ़िया, सारे कैदियों को बता देती थी भैया अल्टीमेटली वहां पे चलती तो पुलिस की है ना, जेलर का ही डंडा चलता है, वही राजा है जेल का, तो बता देती कि ऐसे ऐसे बिहेव करो, तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस सामने ही नहीं आते थे। तो अब क्या है, अब ये चीज हटा दी गई 2006 में। अब एनएचआरसी के जो मेंबर्स हैं बिना बताए, बिना इंटीमेशन के जेल में घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद जो प्रोसीजर है, ठीक है, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये बकायदा कमीशन क्या करती है, इंक्वायरी करती है, ठीक है। मैंने बताया ना इनका जो कैरेक्टर है वो एज अ सिविल कोर्ट जैसा, जैसे सिविल कोर्ट में मुकदमा चलता है ना, वैसे ही यहां पे भी होता है, बकायदा एविडेंसेस दिए जाते हैं, गवाही होती है, ह्यूमन राइट्स कोर्ट है बकायदा, इनके अलग कोर्ट होते हैं, वहां पे गवाही होती है, विटनेसेस पेश किए जाते हैं, तो उसको भी स्ट्रेंथन करो, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, अभी जो मैंने आपको बताया राज्यों में वो कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस जहां पे प्रेसिडेंट है वहां पे लगा दीजिए गवर्नर, जहां पे पीएम है वहां पे लगा दीजिए सीएम। जैसे डिफरेंसेस खाली मैं बता रहा हूं, बाकी फंक्शंस एंड ऑल सब सेम है, ठीक है। 1993 में इसमें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बनाया गया स्टेट लेवल पे। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये उन सब्जेक्ट पे डील करेगी जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है 7th शेड्यूल में, समझ गए। उसके बाद दोस्तों कॉम्पोजिशन क्या है, बस यहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना है, यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। मैंने बताया ना अभी जब अमेंडमेंट हुआ था तो यहां पे खाली 3 मेंबर्स थे, 5 से 3 कर दिए गए मेंबर्स। तो पहला मेंबर जो चेयरपर्सन होगा एसएचआरसी का, वो होगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फिर उसके बाद एक जज ऑफ हाई कोर्ट जो कि रिटायर हो चुका हो, और एक डिस्ट्रिक्ट जज जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस हो। चेयरपर्सन जो मेंबर्स होंगे उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा, और यहां पे इसके मेंबर्स और चेयरपर्सन अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। किसके रिकमेंडेशन पे, कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और ये कमेटी का हेड होगा चीफ मिनिस्टर। वहां पे कमेटी का हेड कौन था, प्राइम मिनिस्टर, समझ गए। तो ये चीज है, सेम फंक्शन है दोस्तों जो मैंने आपको बताया, पॉज करके इसको देख लीजिएगा, सेम चीज है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ये थोड़ा सा एक अलग है, यहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट कोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। 1993 का एक्ट ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाएगी, समझ गए। ये लेक्चर था, इसकी पीडीएफ आपको तुरंत हमारे स्टडी ग्लो चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।